हेलो नमस्कार। हम लोग पिछले वीडियो में जो है देसी राज्य से संबंधित सारी चीज़ों को देख लिए थे मौर्योत्तर काल में। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, तो प्रमुख विदेशी राजवंश कौन कौन रहे हैं मौर्योत्तर काल में। मेजर फॉरेन डायनेस्टी। भारत में बैक्टीरियन यूनानी राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है आपको याद होगा, जो हम लोग सिकंदर के बारे में पूरे अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं वहीं से। जो सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईस्वी पूर्व मृत्यु हो जाती है। आपको बता दूं, जो तत्कालीन समय में देसी शासकों में आपसी मत भिन्नता और एक दूसरे के प्रति विरोधी भावना के साथ साथ कमजोर उत्तराधिकारी का फायदा जो है विदेशियों ने उठाया था, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशियों ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और भारत में विदेशी आक्रमण को जो है हम लोग जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे, जो कैसे कैसे जो है वो यहाँ पे मौर्योत्तर काल में जो है हिंद यवन यूथिडेमस के शासक जो थे डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण कर उत्तर पश्चिम भारत को जीत लिया और अपना राजधानी भी बनाया और भारतीय राजाओं को समान उपाधि धारण की और जो है अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। उसका हिस्ट्री जानते हैं, हिस्ट्री पर भी रहे हैं, उसका हिस्ट्री जानते हैं, जो कैसे कैसे जो है प्रमुख विदेशी राजवंश जो है मौर्य वंश के बाद जो है कैसे प्रवेश कर जाते हैं अपने देश में। तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में हो जाती है। उसके बाद जो है आपको पता होगा सेल्यूकस निकेटर के बारे में आपने को बता चुका हूँ। जो ये जो थे इसके क्या थे, सैनिक थे। तो सेल्यूकस और एंटीगोनस, इन दोनों के बीच युद्ध होता है 301 बीसी में बिफोर क्राइस्ट, यानी ईस्वी पूर्व। 301 ईस्वी पूर्व में लड़ाई होता है और इस युद्ध को जो है इम्पस की लड़ाई कहा जाता है। ठीक, सवाल ज्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए डिटेल में पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रख लेना है, बुक में दिया हुआ है। 305 या 4 बीसी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह है वो सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह होता है, जिसका वर्णन जो है मेगास्थनीज की इंडिका में किया गया है। 250 बीसी में सेल्यूकस के पुत्र एंटियोकस द्वितीय के समय में जो है विद्रोह होता है बैक्टीरिया में और पार्थिया में, जहां पे जो है बैक्टीरिया में डायोडोटस प्रथम शासन करता है, पार्थिया में अर्सेकस जो है तत्कालीन टाइम में शासन कर रहा था। बैक्टीरिया जो है ये हिंदुकुश पर्वत के पार उत्तरी अफगानिस्तान में बल्ख के आसपास का प्रदेश जो है बैक्टीरिया कहलाता था। स्ट्रेबो जो है बैक्टीरिया के क्षेत्र को अरियाना का गौरव कहता था। आदिवासी सिथियन जाति बर्बर यहाँ पे अधिकतर निवास करते थे। यहाँ पे जो है मिश्रित संस्कृति थी, यूनानी और ईरानी दोनों प्रचलन में था। अब सेल्यूकस के पुत्र का नाम था एंटियोकस प्रथम। इसने जो है विजय प्राप्त किया था गाल जनजाति एशिया माइनर, इसका जो है इसको बचाया था। इसने सोटर या सेवियर की उपाधि इसने धारण किया था। सेवियर मतलब होता है बचाने वाला। एंटियोकस प्रथम, इसके पुत्र थे एंटियोकस द्वितीय। इसने 266 बीसी में जो है राजा बनता है और उपाधि धारण करता है थियस का। थियस मतलब होता है देवता। ठीक है, और ये जो थे सेल्यूकस के पौत्र जो थे वो बहुत ही अयासी और शराबी था। इसके टाइम में विद्रोह हो जाता है बैक्टीरिया और पार्थिया। विद्रोह में डायोडोटस प्रथम वो बहुत शक्तिशाली रहता है और विद्रोही नेता है ये, और सेना इनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, गवर्नर था। पार्थियन विरोधी नीति इसने लाया अर्सेकस के समय। लेकिन उसी टाइम जो है उसके बाद जो है इसके पुत्र डायोडोटस प्रथम जो है वो जब शासन करता है बैक्टीरिया में, तो विदेश नीति लाता है और संधि जो है पार्थियन से हो जाता है। और इसका युद्ध जो है यूथिडेमस प्रथम से भी होता है। 212 बीसी में समाप्त हो जाता है संधि वार्ता की तरह जो है विदेश नीति लाने के बाद। अब एंटियोकस तृतीय
का आक्रमण जो है, ये युद्ध जो है 323 से 187 बीसी में होता है। और एंटियोकस महान जो है, इसमें शांति वार्ता होती है। शांति वार्ता ऐसे होती है जो एंटियोकस महान की पुत्री का जो विवाह जो है वो ये यूथोडेमस के पुत्र डेमेट्रियस से हो जाता है। अब एंटियोकस महान जो है ये भारत में जो है शासन कर रहे थे उस तत्कालीन टाइम में। ये और भारत में हिंदू कुश और काबुल घाटी के क्षेत्र में जो है एक राजा था, राजा सुफागिसन, जिसे जो भारतीयों का राजा था, इसने सांकेतिक रूप से समर्पण कर दिया था। और गंधार के क्षेत्र में सुभग सेन नाम के राजा थे जो कि अशोक वंशीय थे, ये भी शासन कर रहा था और इसने भी मतलब समर्पण ही किया। अब बात करते हैं हम लोग मेनली जो बात जहां से स्टार्ट करने वाले हैं ये डेमेट्रियस को लेकर के। डेमेट्रियस जो है ये यूथिडेमस के शासक थे, हिंदी यवन यूथिडेमस के शासक थे। आपको मैं बता दूं इस वंश के बारे में, एक मिनट मैं स्पेस देख लेता हूं, वैसे कोई नहीं, यहाँ जो लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। हिंद यवन की जहां तक मैं बात करूं तो हिंद यवन जो है, हिंद यवन यानी दोनों की मिश्रित शैली, इसमें जो है यूथिडेमस वंश और यूक्रेटाइडिज वंश, दो वंश होते हैं। एक होता है यूथिडेमस वंश और दूसरा था यूक्रेटाइडिज वंश। अब होता यह है यूक्रेटाइडिज वंश, तो यूथिडेमस वंश का जो क्षेत्र था, यूथिडेमस वंश का जो क्षेत्र था, क्षेत्र की जहां तक मैं अगर क्षेत्र की बात कर देंगे तो आप समझ जाइएगा। मेरे पास सुविधा नहीं है, नहीं तो ये मैप से आप अच्छे से समझ पाते। तो ये झेलम से मथुरा तक फैला था, झेलम से मथुरा तक जो है ये फैला था। और राजधानी जो है यूथिडेमस वंश का, ये राजधानी साकल को राजधानी बनाता है। साकल मतलब सियालकोट, ये लिखा ही है, पंजाब का क्षेत्र था सियालकोट। और प्रमुख शासक जो इनका हुआ है यूथिडेमस वंश का, वो हम लोग अच्छे से प्रमुख शासक को पढ़ेंगे जिसका नाम है मिनांडर। इससे सवाल भी पूछा जाता है, इसको डिटेल में जानेंगे। लेकिन अगर इस यूक्रेटाइडिज वंश में हम चले तो यूक्रेटाइडिज वंश का जो क्षेत्र था, ये यूक्रेटाइडिज वंश का क्षेत्र ये बैक्टीरिया से झेलम तक का था। अरे एक मिनट, बैक्टीरिया से झेलम का जो क्षेत्र था, झेलम तक जो था ये इसका क्षेत्र था। ये जो राजधानी था इसका, यूक्रेटाइडिज वंश का, राजधानी तक्षशिला को बनाया था इसने। और इसका जो प्रमुख शासक हुआ है एंटियोकस, प्रमुख शासक जो हुआ है यूक्रेटाइडिज वंश का प्रमुख शासक वो हुआ है एंटियालकिड्स। ठीक है, ये हिंद यवन के बारे में मैंने बताया। अब इसी के बारे में थोड़ा जानकारी करते हैं जो कैसे कैसे क्या है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, जो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे दोनों के बारे में, जो क्या क्या जानना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मिटा देना जरूरी हो गया है क्योंकि हाँ, तो डेमेट्रियस की बात कर रहे हैं। डेमेट्रियस जो है भारत में जो है, भारत में 183 बीसी में पंजाब में साकल को राजधानी बनाता है ये।
उत्तर पश्चिम भारत को जीतता है और साकल और आधुनिक में सियालकोट को अपनी राजधानी बनाता है और भारतीय राजाओं की समान उपाधि जो है ये धारण करना शुरू कर देता है। हिंदू कुश से सिंधु नदी तक नगरों की स्थापना भी करता है। भारतीय साहित्य में यवन को जो है डेमेट्रियस और मिनांडर की चर्चा है। युग पुराण में यवन जो है, युग पुराण में यवन के बारे में क्या बताया भाई? युग पुराण में यवन, एक मिनट, युग पुराण में यवन जो है साकेत यानी फैजाबाद अयोध्या, पंचाल रुहेलखंड, मथुरा, मथुरा आखरा, पुष्पुर, पाटलिपुत्र इन सारे क्षेत्रों में फैलने की बात करता है। और अशोक का चौथा उत्तराधिकारी था जिनका नाम था सलासिक मौर्य, तो मौर्य वंश से संबंधित भी बताया जाता है यहाँ पे, जो उस टाइम में इसका शासन चल रहा था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम में, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम में पुष्यमित्र शुंग के समय में जो है यमन आक्रमण होता है। यह पतंजलि के महाभाष्य में भी इसके बारे में बताया गया है। डेमेट्रियस ने साकल यानी सियालकोट को राजधानी बनाया और भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की और यूनानी और खरोष्टी लिपि वाले सिक्के जो है जारी किए हैं। तो ये आपकी बात होगी डेमेट्रियस के बारे में। अब हम लोग मिनांडर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। मिनांडर जो है, एक मिनट, मिनांडर मिनांडर 160 से 120 बीसी तक शासन करता है। मिनांडर के बारे में, इसे मिनांडर को मिलिंद भी कहा गया है। मिलिंद ये भी याद रखना है। बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बता दें, जो मिनांडर डेमेट्रियस के वंश का था और ये जो है एक बौद्ध भिक्षु नागसन के साथ वाद विवाद किया था। और यह जो वार्तालाप है मिलिंद पन्हो, नाम भी सुने होंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नामक ग्रंथ में संकलित है। दरअसल जब डेमेट्रियस बैक्टीरिया का राज्य जो है अपने पुत्र को सौंपकर भारत की ओर बढ़ा तो मिनांडर भी उसके सेनापति के रूप में उसके साथ था। मिनांडर को समस्त हिंद यूनानी शासकों में सबसे महान माना जाता है। और यूनानी लेखकों में अगर बात करें तो जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रेबो, इन लोगों ने भी इसकी गणना महान यवन विजेताओं के रूप में किया है। उसके एक लेख के अनुसार उसका अधिकार जो है पेशावर पर था। और जहां तक बात करें तो मथुरा से जो है, मथुरा से उसके पुत्र स्ट्रेबो प्रथम के प्राप्त सिक्के को यदि आधार माना जाए तो यह अनुमान है कि उसका साम्राज्य जो है झेलम से मथुरा तक था। और इसी अनुमान के आधार पर हम जो है आपको बताया, जो यूथिडेमस वंश का जो है क्षेत्र जो था वो फैला हुआ था मथुरा से झेलम। उसकी राजधानी जो है सियालकोट थी। मिनांडर के नेतृत्व में यवनों ने पंजाब पर विजय प्राप्त की और आगे बढ़ते हुए मथुरा, साकेत, मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा पर भी पहुंच गए थे। और आपको बता दें जो पेरिप्लस में जो मिनांडर के उसके सिक्के भरोच के बाजारों में खूब चलते थे, ऐसी बात की भी चर्चा है। और बौद्ध साहित्य में यह मिलिंद नाम के से प्रसिद्ध हुआ है। मिनांडर जो है मिलिंद नाम से बौद्ध साहित्य में प्रचलित हुआ है। और मिलिंद पन्हो के अनुसार वह उच्च कोटि का विद्वान और कला प्रेमी था, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिक बात था। तो हम लोग बात करते हैं, मिनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंद यवन शासक था। ठीक है, और इसके सिक्के पर धर्मचक्र अंकित मिलता है और वह उच्च कोटि का विद्वान था। और उसकी राजधानी साकल तत्कालीन भारत का प्रमुख सांस्कृतिक एवं व्यापारिक केंद्र बन गई थी। भारत में ईरानी की सत्ता को अस्थायित्व प्रदान किया है इसने। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है और इसने नागसेन से दीक्षा ली थी। मिलिंद पन्हो जो है पाली भाषा में लिखित है और साकल को राजधानी बनाता है। और खरष्टी प्लस बारहवीं दोनों लिपि चलते थे। इसके सिक्के भरोच में भी मिलने की बात की है। कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्रम का चिन्ह मिलता है। इसका शासन जो है काबुल से बुंदेलखंड, सिंध, गांधार के क्षेत्र से मथुरा तक फैला हुआ था। हाल ही में इसका जो एक कोसाम्बी रे अभिलेख भी मिला है जिसमें भी इसकी चर्चा है। और इसका युद्ध जो है शुंग वंश के वसुमित्र से भी होने की बात है। गार्गी संहिता, महाभाष्य और स्ट्रेबो के विवरणों से यवन आक्रमण की पुष्टि होती है। शुंगों के प्रतिरोध के कारण जो है यवनों की सिंधु नदी से ही वापस होना पड़ा था। लेकिन
सुंगों ने यवनों को भारत में आगे बढ़ने से रोक दिया, फिर भी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कुछ क्षेत्र में यवनों के नियंत्रण बने रहे हैं। ये भी आप देख ही रहे हैं, क्योंकि मथुरा के क्षेत्र झेलम से मथुरा तक फैला हुआ। अब हम बात करते हैं डेमेट्रियस के भारत की कैसे कैसे इसका क्या हालत रहा है। हालांकि अब आपको थोड़ा सा बता चुका हूं। बैक्टीरिया के क्षेत्र में यूक्रिटाइडज वंश, यूक्रिटाइडिज या टाइडज भी रहता है वंश जो है, इसके जो मेन प्रमुख शासक रहे हैं वो एंटीआल्किड्स रहे हैं। इसके राजदूत थे हेलियोडोरस, और ये भारत में जो है अपनी राजधानी जो है तक्षशिला को बनाता है। ये आपको मैं बता चुका हूं। सुंग शासक भागभद्र, और ये राजधानी उस टाइम में बनाया हुआ था विदिशा से। इसकी बारे में भी इसमें चर्चा है, और बताया जाता है जो गरुड़ वासुदेव भागवत धर्म में गरुड़ स्तंभ में हेलियोडोरस और भागभद्र की एक साथ शासन करने की जिक्र भी मिलता है। तो यवन के एक चीज अगर आप देखा जाए तो यवन वंश के भारत में स्थापित होने के साथ ही बैक्टीरिया में यूक्रिटाइडस के नेतृत्व में विद्रोह खड़ा हुआ है, और बैक्टीरिया पर यूक्रिटाइडस का कब्जा हो गया है। यूक्रिटाइडस ने भी भारत पर आक्रमण किया और उत्तर पश्चिम भारत के एक भाग को जीत लिया है, और उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया है, और बैक्टीरिया डेमेट्रियस के हाथ से चला है। डेमेट्रियस को पश्चिमी पंजाब और सिंध से ही संतुष्ट होना पड़ा है, ये भी ध्यान रखिए। और एंटीआल्किड्स और हर्मियस जो है यार के जो है इसी का शासक रहा है, प्रमुख तो एंटीआल्किड्स रहा है जो है। ये हर्मियस इस वंश का जो है अंतिम शासक रहता है। किस वंश का? यानी एंटीआल्किड्स का जो है उत्तराधिकारी रहता है, जिसका नाम रहता है हर्मियस। ये अंतिम है हर्मियस, ठीक है। एंटीआल्किड्स और हर्मियस इन्हीं दोनों का अधिकतर चर्चा रहता है एग्जामों में भी। जिक्र तो इसे एंटीआल्किड्स का ही ज्यादा पूछा है। तो मेनली आपने ये चीज देखा, जो जहां तक हिंद यवन की जो है दो राजवंश जो है भारत में समांतर रूप से शासन कर किया है, और उनके विषय में जानकारी जो है मूलतः उनके सिक्के से प्राप्त हुई है। और भारत में हिंद यवन पहला ऐसा राजवंश था जिसने राजवंश के नाम पर सिक्के जारी किए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, हिंद यवन के बारे में। और इससे पूर्व अगर बात करें तो निगमों के द्वारा सिक्के जारी किए जाते थे। हिंद यवन शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई, और यूनान की जो कला चलाई थी, यूनान की जो कला चलाई थी उसको बोला जाता था हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट, आर्ट मीन्स कला होता है, हेलेनिस्टिक आर्ट यूनानियों ने चलाई थी। और इस कला का आदर्श रूप जो है कनिष्क के समय की गंधार कला में दिखाई पड़ता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत पर जो है इंडो ग्रीक का क्या प्रभाव रहा है। भारत पर इंडो ग्रीक का प्रभाव, सबसे पहले यूनानी राजाओं ने ही सिक्कों पर राजा का नाम उत्कीर्ण कराया। लेख वाले सिक्के जो है सोने के, लेख वाले सिक्के इंडो ग्रीक ने ही जारी किए, सोने के सिक्के। उत्तर पश्चिम भारत को हेलेनिस्टिक कला गंधार शैली में इसकी वर्णन मिलता है। द्विभाषा युक्त सिक्के इंडो ग्रीक के प्रभाव से ही है। तपस्या, योग, सप्ताह के 7 दिन, विभिन्न ग्रह, ज्योतिष के बारे में ये जो है भारत में जो अभी चल रहा है, प्रचलन में, इंडो ग्रीक का ही प्रभाव रहा है। ये नक्षत्र की भविष्यवाणी यवनों की देन है। गार्गी संहिता, महाभारत और एस्ट्रेबो में भी इसकी बारे में बात है। बड़ा मिहिर के बारे में भी चर्चा है। भारत में अब हम बात करते हैं, भारत में शकों तथा पहलवों का राज्य कैसा रहा है। भारत में शकों तथा पहलवों का राज्य, अब देखिए इसमें जहां तक बात करें, जो बैक्टीरिया में हिंद यवनों को विस्थापित करने के बाद शकों ने भारत पर आक्रमण कर उत्तरापथ और पश्चिमोत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर जो है अधिकार कर लेता है। कालांतर में शकों की 2 शाखाएं भारत पर अधिकार कर शासन करने में सफल रही है, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। हालांकि इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बैक्टीरियन, यवन, पहले बैक्टीरियन आया, उसके बाद यवन, उसके बाद यूनानी। अब शक शासन सिथियन, यूनानियों की अपेक्षा ये अधिक शक्तिशाली था, इसीलिए ये अधिक भाग पर कब्जा किया। ऑब्वियसली है, जो जितना शक्तिशाली है वो उतना ज़्यादा
भाग पर कब्जा करेगा। समानतः तो शकों की 5 शाखाएं थी, एक शाखा अफगानिस्तान में थी। ठीक है, भारत की अगर जहां तक बात करें तो भारत में जो है इसकी 2 शाखा रही है। 2 शाखाएं भारत पर अधिकार कर शासन करने में सफल रही है। प्रथम जो है उत्तरी क्षत्रप, दूसरा जो है पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप यहां पे तक्षशिला के शक और मथुरा के शक, ठीक है। वही दूसरा जो था पश्चिमी क्षत्रप, यहां पे नासिक के शक और उज्जैन के शक। नासिक के शक जो है यही आगे चल के जो है शक में एक राजा हुआ है छत्रप। छत्रप जो है छारात जो है महाराष्ट्र के में जो राज्य किया है, वो महाराष्ट्र के नासिक के क्षेत्र में ये शासन किया है। और इसी के शासक थे नहपान। वहीं पश्चिमी भारत में कार्दमक वंश था सौराष्ट्र के उज्जैन के क्षेत्र में, और इसके शासक थे रुद्रदामन, और दोनों ये जो है समकालीन रहे हैं। अब ये माउस जो है 20 BC से 22 AD तक शासन किया है। ये राजाओं का महाराज कहा जाता है इसको, माउस को राजाओं का महाराज। मेउस के जहां तक बात करें, उत्तरी क्षत्रप का शासक में मेउस भारत में प्रथम शक विजेता था, और पश्चिमोत्तर भारत में उसके सिक्के प्राप्त होते हैं। उसकी राजधानी तक्षशिला थी। उसका शासनकाल 20 ईस्वी पूर्व से जो है 22 ईस्वी पूर्व तक रहा है। मेउस के पश्चात एजेज तक्षशिला का शासक होता है, एजेज प्रथम। यूथिडेमस के समकालीन थे। उसने पंजाब में यूथिडेमस कुल के यवनों को परास्त किया था। एजेज के बाद जो है, और ये 5 BC से 30 AD तक रहता है। एजेज के बाद जो है एजिलिसेस ये जो है 28 से 40 AD तक शासन करता है, और एजेज द्वितीय तक्षशिला के शासक बने हैं। एजेज द्वितीय, ठीक है, एजेज द्वितीय। अब होता क्या है, जो ये तो है इसका क्रम। अब यहां पे अभी मैं आपको बता दूं, उसके बाद एजेज द्वितीय को जो है पहलव वंश के शासक होते हैं। जैसे कि पश्चिमोत्तर भारत में शकों का आधिपत्य के बाद जो है पार्थियाई, यानी भारतीय स्रोतों में पहलव कहा गया है इसे, लोगों का आधिपत्य हुआ है। और पार्थियाई लोगों का मूल निवास स्थान ईरान में था। ये आपको ध्यान रखना है, मैं इसको समझाने के लिए ये चीज कह रहा हूं। तो ये जो है प्राचीन भारत में अनेक संस्कृत ग्रंथों में पहलवों और शकों का एक साथ उल्लेख शक पहलव के रूप में भी हुआ है। और भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो मिथ्रेडेट्स प्रथम थे। मिथ्रेडेट्स प्रथम, उसका नाम था मिथ्रेडेट्स प्रथम, ठीक है। यूनानियों और शकों के विपरीत ये ईसा की पहली सदी में पश्चिमोत्तर भारत में जो है एक छोटे से भाग पर ही सत्ता जमा सका है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा जो था उसका नाम था गोंडोफर्न। और गोंडोफर्न जो था, गोंडोफर्निस के काल में सबसे प्रमुख घटना सेंट थॉमस नामक ईसाई द्वारा जो है भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना था, और पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर धर्मीय उपाधि उत्कीर्ण होते हैं। ये पहले शासक था। एजेज द्वितीय के बाद यही शासन करता है। यहाँ पे ये जो अभी हम बात कर रहे थे, तो ये सारा कुछ जो आपको किए हैं, ये तक्षशिला के शक के बारे में पढ़े हैं। अब जहाँ की मथुरा के शक की बात कर लेते हैं थोड़ा। मथुरा के शक के बारे में, मथुरा के शक के बारे में अगर जहां तक बात करूं, मथुरा के शक जो है ये जो है मथुरा सिंह शीर्ष अभिलेख से पता चलता है कि जो राजुल या राजगुल मथुरा का प्रथम शासक था। राजुल या राजगुल जो है प्रथम शासक था, और उसके सिक्के पर महाक्षत्रप की उपाधि खुदी हुई थी। महाक्षत्रप, इसके सिक्के पर छत्रप की उपाधि खुदी हुई है। और राजुल के पश्चात जो है उसका पुत्र सोडास, राजुल के पश्चात उसके पुत्र सोडास जो है राजा हुआ, और मथुरा से उसके अभिलेख और सिक्के मिले हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये बात जो है मालवा में उस टाइम में जो है विक्रमादित्य का शासन चल रहा था, और विक्रम संवत जो है आपको याद होगा, जो विक्रम संवत 57 BC में ही चला है। मालवा संवत भी उसी के आसपास चला है।
अब हम अगर जहां तक बात करें तो ये हम मथुरा के शक के देख लिए। अब हम बात करते हैं नासिक के शक की। नासिक का जो शक है, नासिक का शक, इसमें पश्चिमी क्षत्रपों में नासिक के क्षारात वंश का शासन था और इस वंश में ने संपूर्ण महाराष्ट्र, लाट और सौराष्ट्र प्रदेश में प्रशासन किया है। इस वंश का पहला शासक जो है वो उसका नाम था भूमक था। नहपान क्षारात वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक होता है। इसके सिक्के अजमेर से नासिक तक प्राप्त हुए हैं। अजमेर से नासिक तक प्राप्त हुए हैं। देख रहे हैं ना इसका क्षेत्र कैसे कैसे फैला हुआ है। ठीक है। राजधानी जो है मिनगढ़ को बनाता है। इसके सिक्कों पर राजन की उपाधि मिली है। नाहपान जो है लगभग 119 ईस्वी से 124 या 125 ईस्वी तक जो है शासक रहता है। वह सातवाहन शासक गौतमी पुत्र द्वारा जो है पराजित होता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा जो है, सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा जो है वो पराजित हुआ है, विनाश हुआ है इसका। ठीक है। और ये भी छत्रपुर महाक्षत्रप की उपाधि लेता है। और ये जो क्षेत्र था काठियावाड़, दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण, पूना वाला क्षेत्र था। अब हम बात करते हैं, नहपान ने अपने सिक्कों पर अपने आप को क्या राजा लिखा हुआ पाया। सिक्कों पर राजा या कहीं कहीं पे राजा। ठीक है। और सिक्के जो अधिकतर चांदी के सिक्के चले हैं जो जोगल थंबी कहे जाते थे। जोगल थंबी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कार्दमक वंश के बारे में। कार्दमक वंश जो है, कार्दमक वंश ये पश्चिमी शाखा में चस्टन ने कार्दमक वंश की स्थापना की और इसकी राजधानी उज्जैन थी। इसकी राजधानी जो थी उज्जैन थी। चस्टन कुषाणों के सामंत के रूप में सिंध पर शासन कर चुका था। और इस ठीक है। और इसी का पुत्र जो है वो रुद्रदामन प्रथम प्रसिद्ध शासक होते हैं। 130 से 150 एडी तक ये शासन करते हैं और इसके बारे में एग्जाम में धरले से पूछा जाता है सवाल, तो अपना लोग को भी जानना है। अब रुद्रदामन प्रथम जो है ये कुषाणों को पराजित कर सिंध पर अधिकार किया है। जूनागढ़ अभिलेख में इसकी चर्चा है 150 एडी के बारे में। अब अगर बात करें जो गिरनार पर्वत पर स्थित काठियावाड़ के अर्ध शुष्क झील, जिसे कि सुदर्शन झील मौर्य काल में बना है, ये की मरम्मत किस जो है रुद्रदामन प्रथम ने करवाई थी। रुद्रदामन प्रथम पश्चिमी भारत के शक शासकों में सर्वाधिक विख्यात भी हुआ है और जूनागढ़ अभिलेख से उसकी विजयों, व्यक्तित्व और कृतित्व का विवरण मिलता है और वह एक महान विजेता था। उसका शासन जो है न केवल सिंध बल्कि मालवा, नर्मदा घाटी, उत्तरी कोंकण, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग पर फैला हुआ था। रुद्रदामन ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख यानी जूनागढ़ जो है जारी किया था। ये चीज आपको याद रखना। ठीक है। ये थी बात रुद्रदामन प्रथम की। रुद्र सिंह तृतीय जो है ये अंतिम शासक होते हैं पश्चिमी भारत के शक में। और एक चीज और ध्यान रखना है, जो जूनागढ़ अभिलेख से भी ये ज्ञात होता है कि रुद्रदामन प्रथम ने दक्षिणापथ के स्वामी सातकर्णी को 2 बार पराजित किया था, लेकिन किंतु संबंध की निकटता के कारण उसका वध नहीं किया था और यह पराजित नरेश वशिष्ठ पुत्र पुलिमामी था। जूनागढ़ अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि उसने सौराष्ट्र स्थित सुदर्शन झील का, जिसे कि चंद्रगुप्त ने उसका निर्माण करवाया था मौर्य वंश में, और उसका मरम्मत करवाई। और रुद्रदामन जो है कुशल प्रशासक के साथ साथ एक उच्च कोटि का विद्वान भी था। वह वैदिक धर्मानुयायी था और संस्कृत भाषा को उसने राजस्व दिया था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अधिकतर जो है इसके बारे में रुद्रदामन प्रथम के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख उसी ने लिखवाया। ये चीज आपको मैंने बता ही दिया हूं। और एक उसके समय में उज्जैनी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, बन गया था। और उसका अंत जो है किन परिस्थितियों में, यह हमें जो है अभी तक पता नहीं चला है, ज्ञात नहीं है। और 120 ईस्वी में रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख के पश्चात उसका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। सब साम्राज्यों को प्रांतों में बटा गया था जिसका प्रधान जो है अमात्य राज्यपाल होता था।
और उसके कार्यों में सहायता के लिए जो मंत्री परिषद की व्यवस्था थी, जिसमें 2 प्रकार के मंत्री होते थे। पहला जो है मंत्री सचिव, जिसको कि सलाहकार भी बोलते थे काम के, दूसरा जो था कर्म सचिव, जो कि कार्यकारी मंत्री होती थी। ये उनके समय की बात है। और रुद्र सिंह तृतीय जो है अंतिम शासक रहता है, और इसका विनाश जो उन्मूलन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य करते हैं। ये गुप्त शासक हैं, और चांदी का सिक्का व्याघ्र शैली में चलवाता है। ये सुदर्शन झील की जहां तक बात करें, इसका निर्माण जो है पुष्यगुप्त वैश्य करवाए थे। चंद्रगुप्त के समय गुजरात का प्रांतपति था ये। और बांध का निर्माण जो है सुविशाख रुद्रदामन के समय गुजरात का राज्यपाल था ये, इसने करवाया पुनर्निर्माण। सहायक नहर जो है यवन राज तुषाप ने अशोक के समय गुजरात का प्रांतपति था। इसका जीर्णोद्धार जो है रुद्रदामन प्रथम करता है। ठीक है, मरम्मत की बात जो मैंने किया वही उसी चित्र की बात है। अब हम बात करते हैं शकों के उन्मूलन को लेकर के। देखिए, शकों का उन्मूलन जो है, जो भी शाखा रहा है भारत में, उसी की चर्चा हम लोग करते हैं। तो देखिए, मथुरा में जो है विक्रमादित्य करते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी, नापान में जो शासन कर रहा था, वहां पे किसने किया है उन्मूलन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये चीज ध्यान रखना है आपको। रुद्र सिंह तृतीय कहां शासन कर रहा था भाई? रुद्र सिंह से अभी पर है पश्चिमी शाखा में चस्टन जो शासन कर रहा था, उसी का उत्तराधिकारी है रुद्र सिंह तृतीय। तो यहां जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है पूर्ण रूप से इस वंश को ही समाप्त कर देता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं भारत में हिंद पार्थियन पहलव के बारे में। देखिए, शक आया, उसके बाद पहलव। मूल निवास जो है इसका ईरान रहता है। मिथ्रेडेटस प्रथम 171 से 130 बीसी तक शासन करता है। इसके समकालीन थे यूक्रेटाइडस के समकालीन है मिथ्रेडेटस प्रथम। राजधानी जो है तक्षशिला को बनाता है। ठीक है, तक्षशिला को राजधानी बनाता है मिथ्रेडेटस प्रथम। कब की बात है? 171 से 130 बीसी में। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक इसमें कौन हुआ है आपको बता चुका हूं, गोंडोफर्निज। और ये जो है 20 से 19 ईस्वी से 45 एडी तक, या कहीं कहीं पे 20 से 41 एडी भी है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, रामशरण शर्मा सर के बुक में ऐसा ही है। अब ये जो है ईसाई में सेंट थॉमस जो है भारत जो आया है, वो दक्षिणी भारत तमिलनाडु के पास जो है निवास स्थान बनाता है अपना। अंततः जो है पार्थियन राजाओं ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, और अंत में कुषाणों द्वारा जो है इसका दमन कर दिया जाता है। किसका? पार्थियन। ठीक है, पहलव भारत में पहलव कहा जाता था। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुषाण वंश के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे। धन्यवाद।